वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखने वाले हैं ओरू पेरू भैरव कोना। मूवी की शुरुआत भैरव कोना नाम के गांव के से होती है, जहां कई सारे लोग मिलकर किसी तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी गांव से भागने की कोशिश करता है, पर कुछ सिपाही उसको पकड़कर खूब मारते हैं। उसके बाद उसे पेड़ुआ नाम की एक महिला के पास लाया जाता है, जो कि पूरे गांव की मुखिया होती है। सारे लोग उसकी बात मानते हैं। जो उसकी बात मानने से इनकार करता है ना, उसे मरना पड़ता है। वो आदमी पेड़ुआ से भीख मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आज के बाद मैं कभी इस गाँव से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन पेड़ू माँ कहती है कि इस गांव में तो लोग आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। इतना कहकर वो उस आदमी को एक कमरे में बंद करवा देती है, जिसके वहां पर कुछ शैतानी शक्ति आकर उस आदमी की जान ले लेती है। और अगले सीन में हम एक दुल्हन को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में फोन करके कहती है कि देखो, आज मेरी शादी है और चुपके से एक चोर मेरे घर में घुस आया है, जिसने मेरे सारे गहने चुरा लिए। हमने जैसे तैसे करके उसको एक कमरे में बंद करके रखा हो। आप जल्दी से आ जाओ, वरना गाँव वाले मिलकर उस चोर को मार डालेंगे, प्लीज। इसलिए पुलिस तुरंत वहाँ के निकल जाती है, और तो वहीं गांव वाले कमरे के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि चोर की जान ले पाए। लेकिन वो चोर, जिसका नाम बसवा होता है, वो आराम से कमरे के अंदर बैठकर कैसे यहाँ से बाहर निकलना है ये सोच रहा होता है। तब उसको एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो सारे गहने अपने कपड़े में छुपा कर एक जैकेट पहन लेता है और उस जैकेट में आग लगाकर तुरंत घर से भागने लग जाता है। और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है, क्योंकि आग लगने की वजह से कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही बसवा ये खतरनाक काम इतनी आसानी से इसलिए कर लिया क्योंकि वो मूवी का स्टंटमैन होता है, और इसके लिए इस तरह का काम करना तो उसकी रोज की बात होती है। अब उसको नदी में जाकर खुद अपनी जैकेट में लगी आग को बुझाता है और बाइक पर सवार होकर मस्त आराम से गहने लेकर वहां से निकल जाता है। फिर पुलिस वालों को जब पता चलता है कि ना बसवा बाइक लेकर भाग गया है, तो वो हर जगह तुरंत नाकाबंदी करवा देते हैं और साथ ही बाइक की तलाश लेने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन बसवा काफी चालाक था। वो आधे रास्ते में अपने दोस्त को फोन करके गाड़ी बुला लेता है, उसमें सवार होकर आराम से फिर मजे से लेटे हुए चले जाता है, घर की ओर निकल जाता है। तभी उसका चाचा उसको फोन करके कहता है कि मूवी एक स्टंट करने को कहता है, लेकिन उसके लिए वो साफ मना कर देता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बसपा स्टंट करके अपना काम खत्म करता है कि तभी भागते हुए उसके पास भूमि नाम की एक लड़की आती है। उसे कहती है कि एक चोर मेरा बैग छीनकर भाग रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। तब बसपा उसे पहली बार उसे देखता है ना, तो देखता ही रह जाता है। इसलिए वो उस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है ताकि भूमि उसका बैग वापस कर दे और उससे थोड़ी सी दोस्ती भी कर ले। लेकिन जब वो चोर एक सुनसान जगह पर आकर भूमि का बैग खोलता है ना, तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वो चोर उस बैग को वहीं छोड़कर निकल जाता है, क्योंकि बैग में कोई कीमती चीज नहीं थी, बल्कि इंसानी कंकाल रखे हुए थे। और ये देखकर तो बसवा डर जाता है और भूमि ये कंकाल लेकर जा कहाँ रही थी आखिर को। लेकिन हाँ, वो उससे कुछ भी सवाल नहीं पूछता और उसे बैग वापस कर देता है। लेकिन भूमि तो उसे सिर्फ थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन बसवा के चाचा किसी काम के लिए उसको एक जगह पर बुलाते हैं, जहाँ वो एक किडनैपर के साथ वो बसवा के किडनैप की गाड़ी को कुछ देर के लिए संभालने के लिए कहते हैं। और जब बसवा उस गाड़ी की डिग्गी खोलता है, तो उसके अंदर भूमि दिखाई देती है, जिसे किडनैप करके रखा गया था। ये देखकर तो बसवा हैरान रह जाता है कि चाचा क्या कर रहे थे। लेकिन आगे कुछ भी कहता है तो ये सीन वहीं पर हो जाता है कट। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आगे चलकर इसके सारे राज खुल जाएंगे आपको, ठीक है। अब हम दोबारा प्रेजेंट में टाइम का सीन दिखाते हैं, जहाँ बसपा को आगे भागते हुए एक स्कूटी गिरी हुई दिखाई देती है। वहीं गीता नाम की एक लड़की भी घायल अवस्था में पड़ी होती है, इसलिए बसपा उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी में डाल देता है। लेकिन असल में गीता एक चोर होती है, जो ऐसे नाटक करके लोगों को लूटने का काम करती है। और इधर पुलिस वालों ने नाकाबंदी पर तैनात सभी पुलिस वालों को ऑर्डर दिया होता है कि जिसके अंदर से कैरोसिन की स्मेल आए उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना, क्योंकि बसपा ने कैरोसिन की मदद से खुद के अंदर आग लगाई थी। इसलिए नाकाबंदी में पहुंचते ही पुलिस वाले बसपा को पहचान लेते हैं और ये देखकर बसपा गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर देता है। पुलिस वाले भी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेते, इसलिए बसपा और जॉन भागते हुए जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं और यहाँ तक पुलिस वाले भी उनका पीछा नहीं कर पाते। यह देखकर बसपा आसपास ही रात बिताने का फैसला करता है, ताकि सुबह होते ही यहाँ से आराम से निकल जाए। तभी एक जगह उसको काफी सारे जुगनू दिखाई देते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे जुगनू आए तो कहाँ से। लेकिन उस जुगनू का पीछा करते हुए भैरव कोना गाँव में दाखिल हो जाता है। अब गांव में आने के बाद बसपा को वहाँ कुछ लोग बंदी बने हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा था। फिर वो गांव के एक आदमी से पूछता है कि इन्हें इस तरह मारा क्यों जा रहा है। गांव वाले भी कहते हैं कि लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो, कुछ देर रुको समझ जाओगे। और इसके बाद बसपा गीता को इलाज के लिए नरसंबा नाम के डॉक्टर के पास लेकर जाता है। लेकिन नरसंबा लड़कियों के साथ नफरत करता था, यहाँ तक कि वो इसका इलाज भी नहीं करता था। पर बसपा की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो गीता की चोटों पर ठीक करने के लिए मान जाता है। जब तक दीपा कहता है कि तुम इसका इलाज करो, और तब तक बसपा और जान शहर के गाँव निकल जाते हैं।
जहाँ उन्हें कई लोग अजीब-गरीब रिचुअल्स करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस तरह का गाँव है। यह और नरसम्मा गीता को बचाने के बजाय उसे मारने की दवाई दे रहा होता है। पर तभी गीता होश में आ जाती है और नरसम्मा पर हमला करके वहाँ से भागती है और सीधे बसपा की गाड़ी में छुपकर से चुराकर गहने के साथ वहाँ से भाग जाती है निकल और भागते-भागते उसके पीछे साइकिल पर सवार कुछ लोग पड़ जाते हैं। इधर बसपा और जॉन नरसम्मा के पास आकर गीता के बारे में पूछते हैं तो वो कहाँ गई? तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर एक चोर को उठाकर लेकर आए थे। क्या? वो यहाँ से भाग गई है, निकली है। साथ ही साथ तुम्हारे गहनों से भरे बैग को भी लेकर चली गई है। ये सुनकर बसपा गीता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जो उसको एक जगह बेहोश दिखाई देती है और उसके गहनों के बारे में पूछना तो बताती है कि कुछ साइकिल पर सवार लोग आए थे और मुझ पर हमला करके वो तुम्हारे गाड़ी भी ले गए और साथ में सारे गहने भी ले गए। अब नरसिम्हा कहता है कि पेड़मा नाम की एक महिला इस गाँव में रहती है, उसे जरूर मालूम होगा कि साइकिल पर सवार लोग कौन थे। अब इसलिए ये सभी पेड़मा के पास जाते हैं लेकिन वो उन्हें मिलती ही नहीं। दूसरी तरफ हम पेड़मा को देखते हैं जो कि एक पुराने घर में होती है और वही काफी लोग मौजूद होते हैं जिनके सामने पेड़मा अपने हाथों से जादू शक्ति निकाल कर लोगों से कहती है कि आओ और मुझसे हाथ मिलाओ, इसमें तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। पर सभी हाथ मिलाने से डर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रजब नाम का आदमी आ जाता है जो कि इस घर का मालिक होता है। पेड़मा उसे भी हाथ मिलाने को कहती है ताकि उसके अंदर से बदले की भावना खत्म हो जाए, वरना गुस्से में आकर उसका नुकसान होगा। लेकिन राजपा कहता है कि जब तक मैं उस इंसान का सर घर से अलग ना कर दूं जिसने मुझे धोखा दिया है, अब तक मेरे अंदर की आग नहीं बुझेगी। इधर बसपा के आगे बढ़ने पर उसे पेड़मा दिखाई देती है जो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ भूमि की वजह से यहाँ आए हो। ये सुनकर बसपा हैरान रह जाता और इसी के साथ दोबारा कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ वो भूमि को किडनैपर की गाड़ी में छुपाकर अपने घर लेकर जाया होता। तो अभी वहाँ पर वो भूमि को होश आता है तो उसे लगता है कि बसपा भी गुंडों से मिला होता है, इसलिए वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन बसपा उसे विश्वास दिलाता है कि मैंने ही तुम्हें उनके वहाँ से किडनैपर से बचाया था, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उससे कंकाल के बारे में पूछते तो वो भूमि बताती है कि वो मेरे गाँव वाले अपने गाँव में शांति से रह रहे थे, लेकिन तभी गुंडों ने नकली पेपर दिखाकर हमारे गाँव पर कब्जा कर लिया था और हमें हमारे गांव से बाहर निकाल दिया था। हमें अब इसकी शिकायत की तो वहाँ सबूत की डिमांड हुई थी। अगर हमारे पास सबूत होगा तभी सरकार हमारी मदद के लिए कुछ कर पाएगी, इसलिए मैंने गांव के अंदर से अपने दादाजी का कंकाल निकाल कर उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया ताकि पता चल सके कि ये कंकाल मेरे दादाजी का है, जिनके गाँव के अंदर काफी ज्यादा जमीन थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे ही आने वाली थी उन गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया, मेरा किडनैप कर लिया, जिसके साथ मुझे लगता है शायद तुम भी मिले हुए हो। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं बसपा को साइकिल सवार लोग दिखाई देते जिन्हें गीता ने बसपा की गाड़ी और गहने चुराए थे, इसलिए बसपा उनका पीछा करता है और पीछा करते हुए वो रजा पापा के घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर रजा के पास उनके गहनों से भरा बैग दिखाई देता है। उस पर बसपा अब उसने अपना बैग मांगता है तो रब्बा कहता है कि ये बैग मेरा है और इसके अंदर जो गहने हैं उसे अपनी बेटी के लिए बनाया है, उसको तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, दो बताओ सही तो ये निकालो यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पर अजबा के गुंडे आकर बसपा को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन चालाकी से बसपा एक गुंडे की गर्दन पर चाकू रखकर रजा पाने को गहने वापस देने को कहता है। तभी वरना देखो मैं इसकी जान ले लूंगा। तभी रप्पा के इशारे पर वो आदमी बसपा के चाकू से खुद की ही गर्दन काट लेता है और इसके बाद बसपा से कहता है कि मरने से तो वो डरते हैं नहीं तो जिंदा होते हैं, मरे हुए किसी को चीज की कोई डर नहीं होती। इतना कहते ही वो आदमी दोबारा जीवित हो जाता है, जो कि असल में आज से 10 साल पहले मर चुका था। यानी कि यहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं सब के सब आत्माएं हैं, उन्हीं में रजपा भी शामिल है जो खुद भी आज के कई साल पहले मर चुका था। ये देखकर तो बसपा एकदम से दंग रह जाता है, आखिर ये किस तरह के गांव है। तब सारी आत्माएं बसपा और जॉन पर हमला करना शुरू कर देती है और ये काफी डरावना था और वो उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये बदल कर गाँव हो जाते मानो वैम्पायर की तरह। उन्हें भी धूप में डर लगता है। अब उस मौके का फायदा उठाकर बसपा जो गहने और गाड़ी लेकर तुरंत वहां से निकलते हैं, जहाँ रास्ते में से पूरा गाँव ही रात में बदल कर किसी पोर्टल की तरह दिखाई देता है। यानी कि सारा गाँव इन आत्माओं से भरा होता है। उसको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है कि बसपा की लाख कोशिश के बाद भी वह उसे बैग नहीं मिल ले पाता और पोर्टल बंद हो जाता है। अब बसपा को गांव में एक तांत्रिक मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर बसपा को लगता है कि शायद ये इंसान जिस पर धूप को असर कोई नहीं हुआ ये सही होगा, इसलिए वो इस तांत्रिक के इस गांव में के बारे में पूछता है। तो तांत्रिक कहता है कि मैं तुम्हें इस गांव की पूरी कहानी बताता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर किस तरह का गाँव है। तो कहता है कि काफी समय पहले किसी राजा के पास एक रहस्यमय किताब थी जिससे भैरव कोना गाँव के बारे में लिखा हुआ था। ये जादुई गाँव है जिसके अंदर जाने का रास्ता साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए खुलता है, इसलिए कई सालों से इन गाँव वाले ढूंढने की
कोशिश की, लेकिन जो भी इसे ढूंढने गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया, क्योंकि गांव के अंदर सिर्फ मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं। वो भी ऐसी आत्माएं जिनके अंदर बदले की भावना हो। उस गांव की पेड़वा नाम की महिला चलाती है, जिसका काम है आत्माओं के अंदर से उनके बदले की भावना को निकालना। और एक बार उन आत्माओं के अंदर से बदले की भावना निकल गई तो उन आत्माओं को शांति मिल जाती है, लेकिन पेड़वा उन्हें सही रास्ता दिखाकर उनकी आत्माओं को शांति दिलवा देती है। ये बहुत ही अजीब है सच में। तो चलो यूनिक कंसेप्ट है, तो कम से कम हम जॉन और गीता बस ये कहते हैं कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये क्या है। बसपा कहते हैं कि मैं उन गहरों को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उन गहरों से मैं मूवी की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खाली हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता। मेरे पास और कोई एक अच्छा सा प्लान है। हम गीता को रजपा की बेटी बनाकर उसके पास भेजेंगे, जिससे रजपा खुशी खुशी अपनी गहने गीता को दे देगा और फिर उसे लेकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन बसपा के लिए फिर मान जाते हैं। और जब बसपा उस घर में जाता है तो जहाँ पर से गहने उसने चुराए थे, वहाँ आने के बाद वो आदमी को पकड़ के जबरदस्ती उससे रजपा के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि काफी टाइम पहले इस गाँव में रजब नाम का एक आदमी रहा करता था। अपनी बेटी कात्यानी में बहुत प्यार करता था, पर उसने काफी सारा सोना चांदी किया हुआ था और पिघला कर कात्यानी के लिए इतने नए कपड़े और गहने बनाए थे। और वो लेकिन सारी चीजें मुरली नाम के एक आदमी ने देख ली थी। उसका शिकायत पुलिस को कर दी थी। उसके बाद कात्यानी के गहने चुरा कर वहां से भागने की कोशिश करने लगा था। उसका पीछा करा था, तभी दुर्भाग्य से छत से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। राजपा की आत्मा पेड़ा अम्मा से कहती है कि मेरी जब मैं अपने धोखा देने वाले इंसान को सर से अलग ना कर दूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। इसका मतलब वो इंसान मुरली था जिससे रजबा का बदला लेना चाहता था, लेकिन जब तो मुरली का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था, लेकिन पेड़मा उसको शांत रहने के लिए कह रही थी। अब वो आदमी रजबा को आगे बताता है कि मुरली ने कात्यानी के कहने से बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है। अब लेकिन उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, तभी उसके गहने चुरा कर भाग निकले। ये सुनकर रजबा कात्यानी के बारे में जानकारी निकालने लग जाता है, ताकि गीता को बिल्कुल वैसा ही लोग में वो लाकर दे दे। अब रात को बसपा और बाकी ये सारी सभी दोबारा गांव में आते हैं, और जैसे रजपा को पता चलता है कि बसपा यहाँ पर आया और वो उस पर हमला कर शुरू कर देता है, लेकिन बसपा कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया उपहार है। इतना कहकर वो कात्यानी के रूप में लाकर वहाँ बताता है कि इसे देखकर अचंबा एकदम हैरान और खुश भी हो जाता है कि लेकिन रजो के असल में रजबा के पिता की आत्मा है। और रजबा से कहता है कि ये लोग तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़की पहले गीता बनकर मेरे पास आई थी, फिर ये कात्यानी कैसे हो सकती है। पर जब गीता कात्यानी के बच्चे का एक फोटो रजब को दिखाती है तो ये देखकर रजब को यकीन हो जाता है कि यही उसकी बेटी है। इसलिए वो सबके साथ खूब बातें शेयर करती है और उसके शादी के लिए सारे गहने उसे दे देता है। लेकिन जैसे ही बसपा और बाकी गहने लेकर जा रहे होते तब रजबा कात्यानी के पैर पर था, जिससे वो समझ जाता है कि ये कात्यानी नहीं है। इसलिए वो सारे आत्मा को बसपा और उसके दोस्तों के पीछे लगा देता है। जब जैसे ही बसपा थोड़ी देर आता है तो माँ भिड़मा भी आ जाती है, जो बसमा में कहती है कि इस गांव में कोई भी बिना मतलब के नहीं आता। इतना कहकर वह भूमि की आत्मा को लेकर आती है, यानी कि भूमि मर चुकी थी। ओहो, उसके अंदर भी बदले की भावना था जिसे लेकर वह मर गई थी। पेड़मा भूमि से कहती है कि आओ मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। जिसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब भूमि को एक अब भी आउट थी, क्योंकि बसमा कभी उन गुंडों के साथ मिला हुआ था नहीं था, और यह कहीं उसका ये प्लान तो नहीं था कि मुझे रोके और फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में ले जाने से इसलिए मना कर दिया। इसलिए बसपा को घर में बंद कर दिया था। खुद निकल जाती है और बस रास्ते में गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर बसपा आता है तो जो गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उनसे लड़ते हुए जब वो चाकू घुमाता है तो उससे भूमि की गर्दन कट जाती है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। वह दम तोड़ने से पहले भूमि को लगता है कि बसपा ने जानबूझकर उस पर हमला किया और यही बदले की भावना लिए वो दम तोड़ देती है। ये देखकर बसपा एकदम टूट जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह भूमि का अधूरा काम पूरा जरूर करेगा। फिर वो कुछ खास सरकारी लोगों के पास जाता है जिन्हें पता था कि गाँव भूमि के गाँव वालों का ही है, पर गुंडों के डर से वो मुंह नहीं खोल रहा था। इसलिए बसपा उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का ऑफर देता है ताकि कोर्ट में सच कह सके, और जिस पर सारे लोग मान जाते हैं और उन्हें पैसों का जुगाड़ करने के लिए बसपा ने चोरी की थी। और ये जानकर भूमि की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बसपा को गलत समझा था, इसलिए उसे माफ कर देती है। और इधर राजपा और उसके साथी बसपा पर हमला कर देते हैं, जिनके सामने बसपा बहुत कमजोर पड़ जाता है, जिसकी मदद से वह काफी बढ़िया और जबरदस्त एक्शन के साथ राजपा उसके साथ साथियों से लड़ता है। लेकिन जैसे वो उसे मारने वाला होता है, रब्बा कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे मुरारी से बदला लेना है। मिर्जा कहता है कि अगर तुमने उससे बदला लिया तो कात्यानी फिर अनाथ हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मुरारी ने उसे गोद लिया था, जिसकी शादी वो धूमधाम से कर रहा था। उसका भी इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, वो तो बस एक हादसा था जिससे तुम्हारी जान चली गई। यानी कि बसपा ने जिसके गहने चुराए थे वो असल में कात्यानी ही थी, नहीं थी। इस चीज का जानकर राजपा हैरान हो जाता है कि अपनी
बेटी के लिए मुरारी को माफ कर देता है, जिस वजह से उसे और भूमि की आत्मा को यानी दोनों की शांति मिल जाती है और बाकी सारी आत्माएं सुबह होते ही गायब हो जाती है। अब इसके बाद मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि भूमि के गांव वालों को उनका गांव वापस मिल गया था, यानी कि बसपा ने भूमि का अधूरा काम पूरा कर लिया था। और इसी के साथ ये मूवी दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, यूनिक लगी हो